हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो बच्चों देखो जरा ध्यान से। इस वीडियो में हम क्लास 12th यूनिट नंबर 3 और वीडियो नंबर 11, यानी कि ये तीसरी यूनिट का 11वां वीडियो है। और बेटे, इससे पहले 10 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे। और बेटे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और आई बटन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, जिस लिंक में आप इससे पहले 10 वीडियो देख सकते हो और बहुत अच्छे अपने नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। बच्चों, हम इस वीडियो नंबर 11 में क्या क्या बातें डिस्कस करेंगे, जरा उस पर एक नजर डालो। हम बेटे इसमें हमारा मेन टारगेट है व्यावसायिक सेल या बैटरियां। इस वीडियो में बेटे हम व्यावसायिक सेल या बैटरियों के बारे में पढ़ेंगे। और उसमें हमारा सबसे पहला टारगेट होगा प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल में बेटे हमें पढ़ना है शुष्क सेल और मरकरी सेल। प्राथमिक सेल के बाद हम फिर पढ़ेंगे द्वितीयक या संचायक सेल। द्वितीयक या संचायक सेल में हमारा मेन टारगेट है सीसा संचायक सेल, जिसे आप कहते हो लेड स्टोरेज बैटरी, या भारत में इंडिया में उसे कहा जाता है इन्वर्टर का बैटरा या ट्रैक्टर का बैटरा। नंबर 3 है बेटे ईंधन सेल। हमारा टारगेट तीसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे ईंधन सेल को। और ईंधन सेल में हमारे कोर्स में है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल। और उसके बाद बेटे नंबर 4 पे हमारा टारगेट होगा एनसीईआरटी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन और जो बोर्ड एग्जाम में पहले से आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों? तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो बेटे, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करेंगे? प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो जरा सब। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटे प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही खड़ा हो रहा बेटे, प्राथमिक सेल का मतलब क्या है? बेटे प्राथमिक सेल का मतलब पता क्या होता है? प्राथमिक सेल एक ऐसा सेल होता है जिसे आप केवल एक बार प्रयोग कर सकते हैं। और जब उसका वोल्टेज जीरो हो जाता है, जब वो बिल्कुल डाउन हो जाता है, उसके बाद उसे दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप उसे केवल एक बार ही प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? जैसे आपने देखा होगा कि दीवार घड़ी का सेल जब हमारा खत्म हो जाता है, तो हम उसे चार्ज करके दोबारा नहीं लगा सकते हैं। जैसे हमारी हाथ में पहनने वाली जो घड़ी है, उसके अंदर भी एक छोटा सा सेल लगता है, बटन जैसा सेल। उसे भी एक बार डाउन होने के बाद, खत्म होने के बाद आप दोबारा चार्ज करके नहीं लगा सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेल हैं जिन्हें आप डाउन होने के बाद या उनकी लाइफ खत्म होने के बाद, उनका लाइफ साइकिल पूरा होने के बाद दोबारा आप उन्हें प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सेल को कहते हैं प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल। या इन सारी बातों को एक तरफ रख दो, एक बात ध्यान रखो, ऐसा सेल जो केवल एक बार ही प्रयोग किया जा सकता हो, ऐसे सेल या ऐसी बैटरी को कहते हैं प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरी। तो हमारा पहला हेडिंग है प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि सेल और बैटरी में क्या डिफरेंस होता है। कान खोल के सुनो बच्चों सब, सेल और बैटरी दोनों में क्या डिफरेंस है आपको पता होगा। और जो नहीं पता तो सुनो मेरी बात। जब कोई सेल अकेला काम करता है तो उसे सेल कहते हैं। और जब दो या दो से अधिक सेल मिलकर काम करते हैं तो उसे बैटरी कहते हैं। बहुत काम की चीज है, ध्यान से समझ लियो इस बात को। ए सिंगल सेल इज कॉल्ड एज सेल, बट ए ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज बैटरी। जैसे एक अकेला बच्चा है, एक अकेला स्टूडेंट है, तो वो विद्यार्थी या स्टूडेंट कहा जाएगा। बट ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इज कॉल्ड एज क्लास। समझ में आई ना बात? जब बहुत सारे बच्चे एक जगह बैठ के पढ़ रहे होंगे तो उन्हें आप क्लास कहोगे। अकेला स्टूडेंट स्टूडेंट है और बहुत सारे बच्चे मिलकर काम करेंगे तो क्या बन जाएगा? क्लास बन जाएगा। तो अकेला सेल है तो सेल है, और जब दो या दो से अधिक सेल मिलके काम करते हैं तो उसे कहते हैं बैटरी। अब मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा। आपने अपने घरों में टॉर्च देखी होगी, टॉर्च। टॉर्च में दो या तीन सेल लगते हैं।
तो कुछ लोग टॉर्च को भी बैटरी कहते हैं। टॉर्च को क्या कहते हैं? बैटरी। टॉर्च को बैटरी पता क्यों कहते हैं? टॉर्च को बैटरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें 2 या 3 सेल मिलकर काम करते हैं, इसलिए उसे आप बैटरी कह सकते हो। ठीक है बच्चों, देखो जरा ध्यान से। तो हम प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल में हमने आपको बताया बेटे कि ये केवल एक बार प्रयोग किए जाते हैं, इनको दोबारा चार्ज नहीं किया जा सकता है, जैसे शुष्क सेल, मरकरी सेल आदि। तो शुष्क सेल को भी आप और मरकरी सेल को भी आप चार्ज नहीं कर सकते हो। तो हम सबसे पहले ए यानी कि शुष्क सेल या ड्राई सेल या लैक्लांसे सेल के बारे में चलो बात करेंगे। शुष्क सेल या ड्राई सेल तो नाम आपके समझ में आ रहा, पर बेटे एक प्रॉब्लम हो रही होगी, लैक्लांसे सेल ये कहां से आ गया नाम? बेटे लैक्लांसे सेल नाम आया, खोजकर्ता जो थे इसके ड्राई सेल के, उनका नाम लैक्लांसे था, इसलिए इस ड्राई सेल या शुष्क सेल को लैक्लांसे सेल भी कहते हैं। आपकी घड़ी का सेल, दीवार घड़ी का सेल लैक्लांसे सेल है या ड्राई सेल है। आपके रेडियो का सेल ड्राई सेल है या शुष्क सेल है। ठीक है बच्चों, रिमोट कंट्रोल का सेल जिसे आप पेंसिल सेल कहते हो वो भी एक क्या है? शुष्क सेल है। अब देखो ऐसा ही तो होता है वो। इस चित्र को देखो ध्यान से, देख रहे हो आप चित्र को? अब आपको बेटे एक बात समझनी है कि किसी भी सेल में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। 3 चीजें। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सेल के अंदर एनोड कौन सा है। ध्यान से सुनियो बेटे सारी बात। सबसे पहले पता होना चाहिए, किसी भी सेल के बारे में आपको एग्जाम में लिखना है तो आप 3 बातों पे बिल्कुल ध्यान दोगे। एक तो आपको पता होना चाहिए कि एनोड क्या है, और बेटे एक पता होना चाहिए कैथोड क्या है, और एक पता होना चाहिए विद्युत अपघटय क्या है। ये 3 बातें आपको पता होनी चाहिए। और चौथी बात है कि एनोड और कैथोड पर क्या रिएक्शंस होती हैं वे पता होनी चाहिए। तो आपको 3 तो चीजें में पता होनी चाहिए, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, और विद्युत अपघटय कौन सा भर रखा है, और एनोड और कैथोड पे होने वाला रिएक्शन पता होना चाहिए। यदि आप इन 5 चीजों को जानते हो तो आप इन 5 चीजों को लिखो और चित्र बनाओ और आपके नंबर बिल्कुल पूरे। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ बना हुआ है एक चित्र, और चित्र बना हुआ है शुष्क सेल का या ड्राई सेल का। तो हमारे सामने जब हम एग्जाम में इसे क्वेश्चन को लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि एनोड, इसमें शुष्क सेल में एनोड का काम कौन करेगा। सबसे पहली बात आपको ये लिखनी है कि एनोड का काम कौन करेगा। तो बेटे एनोड इसमें है ये पूरा बर्तन। ये जो पूरा बर्तन है इसे आप कह सकते हो जिंक का कप। कप कह दो या प्याला कह दो या बर्तन कह दो या पात्र कह दो, एक ही बात है। ये जिंक का जो कप है बेटे ये एनोड का काम करता है। ये बात सबको समझ में आ जानी चाहिए। तो मैं यहां लिखूंगा कि एनोड का काम कौन करता है? जिंक का कप। और कप नहीं लिखते तो आप प्याला लिख दो या पात्र लिख दो, एक ही बात है। एक तो ये बात सबको पता होनी चाहिए बेटे। फिर दूसरे नंबर पे बेटे बात आती है कि कैथोड कौन होगा इसमें। इसमें कैथोड का काम कौन करेगा। तो बेटे इसमें कैथोड का काम कौन करता है, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे। कैथोड का काम करता है, ये जो यहाँ कार्बन की छड़ लगी हुई है ना, मैं लिख रहा कार्बन की छड़। कार्बन माने ग्रेफाइट है, ये कार्बन की छड़ है। और बेटे कार्बन के छड़ के चारों तरफ मैंने डॉट 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 लगा रखे। ये डॉट डॉट पता क्या है बेटे? ये डॉट डॉट है MnO2 है एक तो ये, और एक है बेटे कार्बन का चूर्ण। MnO2 भी पाउडर फॉर्म में है और कार्बन भी पाउडर ही है। तो ये तीनों चीज मिलकर बनाती हैं कैथोड। क्या बनाती हैं बेटे? कैथोड। इस चीज को ध्यान रखेंगे बिल्कुल आप। तो यदि आपसे पूछे कि शुष्क सेल में कैथोड क्या होता है तो आपको लिखना कि कार्बन की छड़, और कार्बन के छड़ के चारों ओर क्या? MnO2 व कार्बन का चूर्ण। ये तीनों चीज मिलकर बनाती है कैथोड। मतलब कैथोड केवल कार्बन की छड़ नहीं है, इस बात को समझ लियो आप ध्यान से। कार्बन की छड़ के चारों तरफ एक पाउडर है जो मैंने डॉटेड से बनाया। इस पाउडर में 2 चीज हैं, एक तो MnO2 भी पाउडर है, और बेटे एक कार्बन का जो चूर्ण है
वो भी कैसा है, पाउडर है। अब बताओ तीसरी चीज क्या सीखनी होती है, तीसरी चीज हमें सीखनी होती है विद्युत अपघटय या इलेक्ट्रोलाइट। आप विद्युत अपघटय लिख दो या इलेक्ट्रोलाइट लिख दो, बस इतनी बात आप लिख सकते हो। और अब हमें समझना है कि इसमें विद्युत अपघटय क्या है, ठीक है। तो इसमें विद्युत अपघटय होता है NH4Cl और ZnCl2। NH4Cl प्लस जिंक क्लोराइड, इन दोनों का पेस्ट भरा हुआ है, मैं लिख दूं का पेस्ट। इन दोनों का पेस्ट बेटे आपने भर रखा है NH4Cl और जिंक क्लोराइड का। यहां लिख सकते हैं कि इस जगह है NH4Cl का पेस्ट प्लस जिंक क्लोराइड का पेस्ट। इन दोनों को आपस में मिलाया और इनका बना लिया हमने पेस्ट। तो बेटे इन दोनों विद्युत अपघटयों का पेस्ट विद्युत अपघटय के मिक्सचर का काम करेगा, ठीक है बेटे। अब इन तीन चीज के बाद हमें पता होनी चाहिए अभिक्रियाएं कि कौन कौन सी रिएक्शन इसके अंदर होंगी। उन रिएक्शंस की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। यही 5 बातें एग्जाम में लिख के आनी है आपको। अभिक्रियाओं में सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होगी, ठीक है। आपको सबको पता है बेटे कि एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, मैंने आपको सिखा रखा है बेटे। तो एनोड पे क्या होगा, जो जिंक है ना, जिंक, देखो जिंक का चित्र में देखो, एनोड किसका बना हुआ है बेटे, जिंक का बना हुआ है एनोड। जिंक में से बेटे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ऐसे और जिंक बदल जाएगा Zn डबल पॉजिटिव में। तो इसका मतलब जिंक आयन डबल पॉजिटिव आयनों में कन्वर्ट हुआ क्योंकि उसमें से निकले 2 इलेक्ट्रॉन। और ये जो रिएक्शन हुई इसे आप कह सकते हो ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। और आपको पता है कि एनोड पर तो ऑक्सीकरण होता है, इसीलिए तो उसे एनोड कहते हैं। अब बात आई कैथोड की कि कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी। कैथोड पे क्या होगा बेटे कि कैथोड पे आपने जो MnO2 है, देखियो जरा चित्र में, MnO2 है क्या चित्र में, हाँ है। MnO2 तो बेटे जो कार्बन की छड़ है उसके चारों तरफ जो पाउडर भर रखा वो MnO2 और कार्बन का पाउडर ही तो है। तो MnO2 क्या करेगा, NH4 पॉजिटिव आयन के साथ रिएक्शन करेगा। NH4 पॉजिटिव आयन आपको पता है NH4Cl के टूटने से आपको मिल जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन की भी जरूरत पड़ेगी। और ये इलेक्ट्रॉन की जब जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा बेटे, एक तो बनेगा आपका MnOOH, ठीक है बेटे, MnOOH बनेगा और साथ में बनेगी अमोनिया गैस। साथ में कौन सी गैस बनेगी बेटे, अमोनिया गैस बनेगी। तो ये हुई एनोड और कैथोड पे होने वाला रिएक्शन। तो आपको मैं बार बार एक ही बात बताता हूं कि कोई भी सेल एग्जाम में आपके आ जाए, आप उस सेल का चित्र बनाओ और चित्र बनाने के बाद आप लिखो कि एनोड क्या है और कैथोड क्या है और विद्युत अपघटय क्या है और एनोड पर क्या रिएक्शन होती है और कैथोड पर क्या रिएक्शन होती है, ठीक है बच्चों। अब देखो एक बात और बता रहा मैं आपको, आप एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखोगे कि यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि पूरा रिएक्शन बताओ आप, मतलब कुल अभिक्रिया क्या होती है शुष्क सेल में, तो कुल अभिक्रिया बताने का तरीका यह है कि आप जो ऑक्सीडेशन, और यहाँ क्या हुआ बेटे, रिडक्शन ही तो हुआ, मैंने लिख दिया रिडक्शन, जिसे आप कहते हो अपचयन। आप क्या करोगे कि दोनों को जोड़ना है, और बेटे आपको पता है कि दोनों को जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन तो बराबर करने पड़ेंगे। इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें है बेटे 1 इलेक्ट्रॉन। तो नीचे वाले समीकरण को आप कितने से गुणा करोगे, 2 से गुणा करोगे, जब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे और जो बचेगा उसे लिखेंगे। देखो मैं कैसे लिख रहा, Zn यहां लिख दिया, Zn प्लस MnO2 तो बेटे 2 हो गए, अब मैं लिखूंगा 2 MnO2 प्लस NH4 पॉजिटिव भी 2 हो गए, 2 NH4 पॉजिटिव इज इक्वल टू Zn डबल पॉजिटिव
प्लस MnO कितने हैं 2 MnOOH प्लस 2 NH3। ये हुई संपूर्ण सेल अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, देखो बेटे इसमें आपको दो चीजें और ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज एक तो यह ध्यान रखनी है कि शुष्क सेल जो होता है ना, ड्राई सेल, ध्यान से समझियो सब बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से समझना है। आप चाहे इसे देख लियो, आपको सबूत मिल जाएगा। शुष्क सेल का विभव जो होता है ना, वोल्टेज, बताओ शुष्क सेल का विभव कितना होता है बेटे, बताओ 1.5 वोल्ट। ये चीज सब बच्चे ध्यान रखेंगे कि ड्राई सेल, चाहे वो पेंसिल सेल हो चाहे मोटे वाला सेल हो, उसका विभव कितना होता है बेटे 1.5 वोल्ट होता है। और एक चीज आपको बतानी है कि शुष्क सेल का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। उपयोग बता दोगे आप? आपको पता ही है कि शुष्क सेल का उपयोग सबसे ज्यादा तो दीवार घड़ी में, दीवार घड़ी में लगते हैं सेल, कोमा, और बताओ कहाँ लगते हैं? रिमोट में लगते हैं। आपका जो टीवी का रिमोट है उसमें भी क्या लगते हैं बेटे, शुष्क सेल। और रिमोट के अलावा और बताओ कहाँ लगते हैं? एक लगते हैं रेडियो में। रेडियो तो आजकल बहुत कम है लोगों के पास, मोबाइल ही इतने ज्यादा हैं। और रेडियो के साथ एक चीज मैंने आपको बताई थी, क्या बताया था बेटे, टॉर्च। और टॉर्च को आप बैटरी लिख दो, आपकी मर्जी है। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, फिर मैं अगली चीज पढ़ा रहा आपको। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है बेटे, अब हम पढ़ेंगे मरकरी सेल या पारद सेल के बारे में। ठीक है, कुछ लोग तो इसे कहते हैं मरकरी सेल और कुछ कहते हैं पारद सेल, क्योंकि इसमें होता है पारा। क्या होता है बेटे? पारा होता है, इसलिए इसे पारद सेल या मरकरी सेल भी कह सकते हैं। देखो आपने, अच्छा बताओ, देखा है क्या कभी मरकरी सेल या पारद सेल देखा है आपने? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे जी हाँ देखा है हमने, और कुछ को समझ में ही नहीं आ रहा होगा कि पारद सेल या मरकरी सेल होता क्या है। आपकी दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है। आपकी जो हाथ की घड़ी है ना बेटे, हाथ की घड़ी में जो सेल डलता है ना, वो बटन जैसा सिल्वर कलर का सेल, स्टील का कवर्ड, उस सेल का नाम है, क्या नाम है बेटे? मरकरी सेल या पारद सेल। और जो कान में लगाने वाली जो मशीन होती है ना, जिसे कहते हैं श्रवण यंत्र, जिन्हें कम सुनाई देता है, उनके कान में जो मशीन लगती है, उस मशीन में भी मरकरी सेल का ही प्रयोग किया जाता है। तो चलो इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो बेटे सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं। चलो पहले उपयोग ही लिख लो इसके, कि मरकरी सेल का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आप लिखोगे हाथ की घड़ी, हाथ की घड़ी में भी प्रयोग किया जाता है बेटे। हाथ की घड़ी में जो सेल लगता है वो मरकरी सेल ही होता है। ठीक है बच्चों, और एक श्रवण यंत्र मैंने बताया आपको कि जो कम सुनने वाली जो मशीन है, जिन्हें कम सुनाई देता है, उस मशीन में भी जो सेल लगता है वो भी कौन सा लगता है? मरकरी सेल या पारद सेल। इसके अलावा भी बहुत जगह यूज होता है, खाली इन दो में ही नहीं यूज होता। जो बच्चे लेजर लाइट जलाते हैं ना, लेजर लाइट, वो रेड कलर की बहुत दूर तक जाती है, उसके सेल कभी निकाल के देखियो आप। ठीक है, उसमें भी क्या लगे होते हैं बेटे? वे बटन जैसे सेल, जिसे कहते हैं मरकरी सेल। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि एनोड, कि इसमें एनोड, वही 5 बातें सीखनी है हमें। एक तो एनोड सीखना है, एक कैथोड सीखना है, एक विद्युत अपघटय सीखना है, और फिर एनोड और कैथोड का रिएक्शन। ये 5 बातें आपको पता होंगी तो सब पता होगा आपको। तो सबसे पहले बात करेंगे कि इस मरकरी सेल में, जैसा कि देखो बटन जैसा चित्र मैंने बना रखा है यहाँ, मरकरी सेल में बेटे एनोड का काम कौन करता है? बेटे मरकरी सेल में एनोड का काम करता है ZnHg। क्या लिखा मैंने? ZnHg। बेटे ZnHg को आप, मैं ब्रैकेट में लिख दूं, जिंक अमलगम भी कह सकते हो। जिंक अमलगम, आप क्या कह सकते हो बेटे? जिंक अमलगम।
अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये अमलगम नाम कहाँ से आया, मतलब क्या है इसका मतलब, जिंक अमलगम। बेटे एक बात ध्यान रखनी है आपको, मैं इधर एक ब्लॉक बना रहा और ध्यान से समझियो। मान लो आपके पास कोई धातु है, ठीक है, और उस धातु में आपने क्या करा, पारा घोल दिया या पारे और धातु का मिश्रण तैयार कर दिया। तो किसी धातु को पारे के अंदर मिलाया जाता है ना जब, तो इन्हें मिलाने से एक मिश्रण तैयार होता है और उस मिश्रण को हम कहते हैं अमलगम। क्या कहते हैं बेटे, अमलगम। मतलब किसी भी धातु को यदि पारे में आप मिला दोगे तो पारे में मिलाने से वो जो मिश्रण प्राप्त होगा उस मिश्रण को ही तो अमलगम कहते हैं। जैसे सोडियम अमलगम, जैसे मैं इसका एग्जांपल दे सकता हूं आपको कि यदि सोडियम में आपने पारे को मिला दिया तो NaHG बनेगा और NaHG को आप कह सकते हो सोडियम अमलगम। और यदि आपने पोटेशियम में पारा घोल दिया तो क्या बनेगा, पोटेशियम अमलगम। इसी तरीके से बन सकता है मैग्नीशियम अमलगम। तो आप किसी भी धातु को जब पारे के अंदर घोलते हो, अर्थात पारे और धातु का मिश्रण बनाते हो, तो उस मिश्रण को ही तो बेटे अमलगम कहते हैं। शर्त ये है कि पारे के साथ बना हुआ मिश्रण होना चाहिए वो। ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पढ़ा। अब आ जाओ अपने इस पे टॉपिक पे, मरकरी सेल पे आ जाओ। मरकरी सेल में हमने पढ़ा कि एनोड का काम कौन करता है, ZnHg या जिंक अमलगम। और ये कहाँ होता है बेटे, यहाँ भरा हुआ होता है, ये लिख दिया मैंने, ये ZnHg है। Hg को मैं ब्रैकेट में लिख रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो। और ये क्या है हमारा एनोड, क्या है बेटे एनोड, इसके अंदर भरा होता है ऊपर वाले हिस्से में। अब दूसरे नंबर पे बताओ क्या सीखेंगे हम। दूसरे नंबर पे बेटे हम सीखेंगे कि मरकरी सेल में कैथोड का काम कौन करता है। इसका काम करता है बेटे HgO प्लस कार्बन का पेस्ट। HgO प्लस कार्बन का पेस्ट ये करेगा कैथोड का काम। और यहाँ नीचे वाले हिस्से में होगा, मैं लिख रहा मरकरी का ऑक्साइड और कार्बन, इन दोनों का जो पेस्ट है, इन दोनों का पेस्ट काम करेगा बेटे कैथोड का। किसका काम करेगा, कैथोड का। और मैं आपको बता रहा कि बीच में जो ये मैंने एक लाइन बना रखी, ये है सेपरेशन, या आप कह सकते हो पृथककारी, जो दोनों एनोड और कैथोड को अलग करने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमें पता चल गया एनोड क्या है, हमें पता चल गया कैथोड क्या है। अब बेटे हमें क्या पता करना है, विद्युत अपघटय, कि विद्युत अपघटय का काम मरकरी सेल में कौन करता है, विद्युत अपघटय का काम। तो विद्युत अपघटय का काम करता है बेटे KOH और जिंक ऑक्साइड का पेस्ट। KOH व जिंक ऑक्साइड का पेस्ट। KOH व जिंक ऑक्साइड का जो पेस्ट है वो पेस्ट काम करता है किसका, विद्युत अपघटय का। और वो इसके अंदर भरा होता है, मैं लिख सकता हूं कि इसके अंदर क्या होगा, KOH प्लस जिंक ऑक्साइड, इन दोनों का पेस्ट होगा। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। और वो किसका काम करेगा बेटे, विद्युत अपघटय का कार्य करेगा। मैं आपको बार बार एक बात बताता हूं कि आपको पता होना चाहिए एनोड, कैथोड और विद्युत अपघटय। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एनोड पर क्या रिएक्शन होगी। मैं रिएक्शन लिख रहा हूं, चलो मैं हेडिंग डाल दूं अभिक्रियाएं, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ नोट्स बनाते हुए। मैं लिख रहा हूं यहाँ अभिक्रियाएं, कौन कौन से रिएक्शन होंगे। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे नंबर 1 एनोड। एनोड पे कौन सा रिएक्शन होगा, आपको पता है एनोड पे क्या होता है बेटे, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होगा कि जो आपका जिंक अमलगम है ना, क्या है जिंक अमलगम, वो OH नेगेटिव आयनों से रिएक्शन करेगा। देखो कितने OH नेगेटिव आयन लिए बेटे मैंने, देखियो 2। एक तो बनेगा आपका जिंक ऑक्साइड, एक तो क्या बनेगा जिंक ऑक्साइड, और साथ में बनेगा बेटे H2O और 2 निकलेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये वाला रिएक्शन तो होगा एनोड पे।
और आप इसे लिख सकते हो कि ये है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। अब एनोड के बाद हम किस पे देखेंगे रिएक्शन बेटे? कैथोड पे देखेंगे कि कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा। कैथोड पे क्या होगा बेटे? कैथोड पे होगा कि जो HgO आपने लिया था, देखो जरा चित्र में, कैथोड पे HgO था ना बेटे, वो HgO H2O के साथ रिएक्शन करेगा और 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके एक तो बनेगा बेटे Hg, क्या बनेगा? Hg द्रव अवस्था में, और साथ में बनेंगे 2 OH नेगेटिव आयन। ये दोनों रिएक्शन आपको याद करके जानी है बिल्कुल हर एक हालत में। यदि आप कुल अभिक्रिया की बात करो कि पूरे सेल में क्या रिएक्शन होगा, तो आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉन बराबर करने हैं। और बेटे इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी 2 हैं और इसमें भी 2 हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए। अब आपको देखना है कि कोई और दूसरी चीज तो नहीं है जो कट रही है। देखियो बेटे क्या कट रहा, और एक तो देखो H2O से H2 हो गया, और बेटे 2OH नेगेटिव से 2OH नेगेटिव गया। अब बताओ और कुछ कटेगा क्या इनमें से? और तो नहीं कट रहा कुछ, तो मैं लिख रहा जो बच गया, ये बचा ZnHg प्लस यहाँ क्या बचा बेटे? HgO इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा बताओ? ZnO प्लस Hg। देखियो यही तो बचा। अच्छा एक बात बताऊं आपको, ये कुल सेल अभिक्रिया है, बहुत अच्छी बात बताऊंगा। चलो यहाँ मैं लिख दूं नोट में, कभी आपके याद ही ना रहे फिर बाद में। देखो ध्यान से, इस रिएक्शन में कहीं आयन तो नहीं नजर आ रहे आपको? देखियो आयन नजर आ रहे क्या इस रिएक्शन में? जो कुल सेल अभिक्रिया है बेटे, कुल सेल अभिक्रिया में कहीं आयन नजर आ रहे हैं क्या आपको? आयन नहीं नजर आ रहे कहीं भी। जब कुल सेल अभिक्रिया में आयन नहीं नजर आ रहे हैं, और बेटे कुल सेल अभिक्रिया में ना तो आपको KOH और ZnO नजर आ रहा है, ZnO तो नजर आ रहा है यहाँ, KOH तो नहीं नजर आ रहा इधर या उधर कहीं कुल सेल अभिक्रिया में। तो दो बातें हैं कि यहाँ आयन, मतलब कुल अभिक्रिया में आयन भी नहीं है, और यह आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब इस अभिक्रिया में KOH की सांद्रता नहीं बदलेगी बिल्कुल भी, और जब KOH की सांद्रता नहीं बदलेगी तो इसलिए इस सेल का, कौन सा सेल है? मरकरी सेल। इस सेल का विभव, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है बेटे, इस सेल का विभव सदैव, यानी जब तक वो काम करेगा सदैव स्थिर रहता है। ये बहुत काम की बात है आपके लिए कि जो आपका घड़ी में लगने वाला सेल है, यदि वो भी नॉर्मल शुष्क सेल की तरह डाउन हुआ करता, तो घड़ी शुरू में तो तेज चला करती और बाद में चला करती धीरे धीरे, और फिर आप यूं कहते यार मेरा तो टाइम ही स्लो हो गया। ऐसा तो नहीं होता है। घड़ी क्या होती है, वो थ्रू आउट द लाइफ जब तक सेल काम करेगा, जब तक वो सही स्पीड पे चलती रहेगी। तो उसका रीजन यही है, मैंने लिखा है यहाँ, इस सेल का विभव सदैव क्या रहता है? स्थिर। क्यों लिखा? क्योंकि ना तो यहाँ आयन है और ना ही आपका जो KOH है उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन हो रहा है। अच्छा एक चीज और सीख लो, चलो उसे भी हम नोट कर लेंगे। ये पॉइंट जो मैंने ऊपर बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। रीजन मैंने बता दिया इसका, क्या रीजन है? आयन नहीं है पूरी अभिक्रिया में, और जो आपका KOH है उसका कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो बेटे एक बात ध्यान रखनी है कि इस सेल का जो विभव होता है ना, विभव कह दो या वोल्टेज कह दो, कौन से सेल का? मरकरी सेल का। वोल्टेज कितना होता है बेटे? 1.35 वोल्ट। एक ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? अच्छा जल्दी स्क्रीनशॉट लो, आप स्क्रीनशॉट लो। ले लिया बच्चों? ठीक है। हमारे देश के प्यारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है बच्चों, देखो अब हम पढ़ेंगे द्वितीयक या संचायक सेल, आप कह सकते हो सेकेंडरी और स्टोरेज सेल्स। तो द्वितीयक सेल का मतलब मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जिसे आप
कई बार प्रयोग कर सकते हो जो रिचार्जेबल होता है, बार बार आप उसे चार्ज कर सकते हो, तो वो सेकेंडरी सेल है। और यदि आप उसे एक बार ही यूज करोगे और दोबारा चार्ज नहीं करोगे तो वो क्या होगा बेटे, प्राइमरी सेल होगा, प्राथमिक सेल। तो यहाँ लिखा हुआ है इनको अनेकों बार प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि ये रिचार्जेबल होते हैं, यानी बार बार आप इन्हें चार्ज कर सकते हो। और हमारे कोर्स में इनमें से है सीसा संचायक सेल या लेड स्टोरेज सेल। और बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, सीसा संचायक सेल या लेड स्टोरेज बैटरी भी आप कह सकते हो इसे। बैटरी इसलिए कह सकते हो क्योंकि इसके अंदर होते हैं कम से कम 6 सेल। ठीक है बच्चों। अब देखो, यदि 12 वोल्ट की बैटरी की हम बात करें जो नॉर्मली यूज होती है इन्वर्टर में, उसमें कम से कम 6 सेल होते हैं। तो चलो समझना शुरू कर रहे। सबसे पहली बात तो हम करेंगे कि उपयोग कहाँ होता है इसका, सीसा संचायक सेल को कहाँ प्रयोग किया जाता है। बताओ आप, कहाँ प्रयोग किया जाता है। आपको पता ही है कि इसका जो है प्रयोग वाहनों में होता है, ये लिख दिया मैंने, वाहनों में, और कहा, इन्वर्टर में, इन्वर्टर की बैटरी के रूप में। ठीक है, यहां लिख दिया आदि। इसके अलावा भी बहुत जगह यूज होता है पर मुख्य उपयोग ये है। ठीक है, तो अब मैंने आपको सिखाया था कि हमारे 5 टारगेट हैं। एक तो हमें पता होना चाहिए एनोड क्या है, कैथोड क्या है, विद्युत अपघटय क्या है, एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पर क्या रिएक्शन होगी। तो बेटे सबसे पहले हम बात करते हैं एनोड की, कि किसी सीसा संचायक सेल में एनोड कौन सा होता है। तो बेटे एनोड होता है इसके अंदर लेड, ये लिख दिया मैंने पीबी। लेड एनोड का काम करता है और ये लेड की छड़ें लगी हुई हैं, ये जिनमें मैंने लाइनें खींच रखी हैं वे सब लेड की छड़ें हैं। और क्या है बेटे, एनोड है, देखो माइनस, ये लिख दिया मैंने एनोड। जब आप करंट ले रहे हो इस सेल से या इस बैटरी से, तो जो नेगेटिव पार्ट है वो एनोड की तरह बिहेव करेगा क्योंकि ये एक गैल्वेनिक सेल की तरह व्यवहार करेगा। और बेटे ये जो छड़ें हैं ये सारी एनोड की हैं। हमने चित्र में 3 लगा रखी है, आप चाहे 4 लगाओ, चाहे 2 लगाओ, चाहे 10 लगाओ, और ये नेगेटिव पॉइंट है एनोड। ठीक है, तो एनोड के बाद अब बताओ क्या समझना है। अब समझना है हमें कैथोड, कि इसमें कैथोड का काम कौन करेगा। तो बेटे कैथोड का काम करेगा PbO2 से भरा लेड ग्रिड। तो लेड का तो होगा वो छड़, मतलब लेड तो उस पर बाहर से कवर होगा, पर उसके अंदर क्या होगा, PbO2 क्या भरा होगा, लेड ऑक्साइड। देखो ये जो जिनके अंदर मैंने लाइनें नहीं खींची हैं ये बेटे बाहर से तो लेड की हैं, पर इनके अंदर क्या भरा है, PbO2 भरा है। और ये बेटे प्लस वाला हिस्सा है, देखो तीनों जुड़े हुए जिस तार से वो क्या है, प्लस। और ये काम करेगा बेटे कैथोड का। किसका काम करेगा बेटे, कैथोड का काम करेगा। ठीक है बच्चों, तो हमने एनोड देख लिया और बेटे हमने दूसरी चीज क्या देख ली, कैथोड। अब बताओ हम क्या देखेंगे। अब हम देखेंगे विद्युत अपघटय। यहां लिख रहा मैं कि इसमें विद्युत अपघटय का काम कौन करेगा, लेड स्टोरेज बैटरी में। तो सब बच्चों को ध्यान रखना है कि विद्युत अपघटय का काम करेगा जो इसके अंदर भरा हुआ है 38% H2SO4, 38% सांद्रता का H2SO4 विद्युत अपघटय का काम करता है। ये बात सब बच्चों को पता होनी चाहिए, बिल्कुल 100%। ठीक है बच्चों, अब आती हैं अभिक्रियाएं। यदि हम अभिक्रियाओं की बात करें ना बेटे, मैंने लिख दिया कि इसमें अभिक्रियाएं कौन कौन सी होंगी एनोड और कैथोड पे। तो बस यहाँ एक थोड़ा सा मुश्किल काम यह है कि इसमें 2 तरह की रिएक्शंस होती हैं। जब आप इसे प्रयोग करते हैं यानी निरावेशन या डिस्चार्जिंग के टाइम रिएक्शंस कुछ और होती हैं, और जब आप इसे चार्जिंग पर लगाते हैं तो रिएक्शंस कुछ और होती हैं। इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है क्योंकि जब हम हैं तो क्या गम है। ठीक है बच्चों, तो अभिक्रियाओं में सबसे पहले हम सीखेंगे निरावेशन। निरावेशन एग्जाम में वो खाली अभिक्रिया भी पूछ सकते हैं,
और लिखते हैं कि निरावेशन की अभिक्रियाएं बता दो आप। निरावेशन पता है ना, डिस्चार्जिंग, जब आप इसे यूज करते हैं। बेटे ये जो एनोड और कैथोड बना रखे हैं ये उस समय के ही बना रखे हैं जब आप इसे यूज करेंगे। तो निरावेशन के समय बेटे एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, बिल्कुल ध्यान से। एनोड पे क्या होगा बेटे, एनोड पे जो लेड है आपका, देखियो लेड है क्या एनोड पे, है ना लेड। लेड के साथ रिएक्शन करेंगे सल्फेट आयन, SO4 डबल नेगेटिव आयन। अब यूं बताओ मुझे कि सल्फेट आयन कहां से मिले, H2SO4 के टूटने से मिले होंगे सल्फेट आयन। तो बेटे क्या बनेगा, एक तो बनेगा PbSO4 यानी लेड सल्फेट, और दो निकलेंगे इलेक्ट्रॉन। अब मुझे यूं बताओ, इलेक्ट्रॉन निकले इसका मतलब ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, और एनोड पर ऑक्सीडेशन ही तो होता है। अब बात आई बेचारे की कैथोड की, कि कैथोड पर क्या होगा, कौन सा रिएक्शन कैथोड पे होगा निरावेशन के समय। तो बेटे निरावेशन के समय कैथोड पे क्या है, देखियो चित्र में देखो कैथोड पे क्या है। कैथोड पे है बेटे PbO2 और SO4 डबल नेगेटिव आयन, उसे भी मिलेंगे क्योंकि विद्युत अपघटय है हमारे पास H2SO4, और उसे चाहिए H2SO4 के H पॉजिटिव आयन भी और ये दो इलेक्ट्रॉन भी, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो भी अपचयन होगा, कैथोड पर होता है अपचयन की क्रिया। तो एक तो बनेगा बेटे PbSO4 और दो बनेंगे जल के अणु। ठीक है बच्चों, तो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है कि एनोड और कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी। और यदि आपको कोई पूछ ले कि यार कुल अभिक्रिया तो बता दो क्या होगी, टोटल रिएक्शन एट द टाइम ऑफ डिस्चार्जिंग, इसका मतलब डिस्चार्जिंग है, ध्यान रखनी है सबको बात। जब आप इन्वर्टर को यूज कर रहे हो या बैटरी को यूज कर रहे हो उस समय आप कहोगे कि उसकी डिस्चार्जिंग हो रही है, यानी कि उसका निरावेशन हो रहा है। और निरावेशन के समय जो अभिक्रिया होती है वे अलग से पूछी जाती हैं पेपर में। अब दोनों को जोड़ने के लिए इलेक्ट्रॉन देखियो बराबर है क्या, यहाँ भी बेटे दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी, ये तो कट गए। और देखियो बेटे कुछ और कटेगा क्या, मुझे तो दिखाई दे नहीं रहा कुछ और कटेगा। तो इनका टोटल देखियो क्या बनेगा, यहां से लिख दूं Pb प्लस, ऊपर से Pb उठाया मैंने, नीचे से मैं उठा सकता हूं इसे PbO2 को, PbO2 प्लस, अब बताओ दो तो SO4 है और चार है H पॉजिटिव, तो मैं बेटे ऐसे लिख सकता हूं क्या 2H2SO4, देखियो जरा 2H2 4H ये वाले, और SO4 एक ये है और एक ये है, दो SO4 हैं, तो 2H2SO4 लिख दो आप, इज इक्वल टू, एक तो PbSO4 ये बना और एक ये बना, कितने बनेंगे 2PbSO4 प्लस, और बताओ क्या है इक्वल्स टू के उधर, ऊपर तो कुछ भी नहीं बचा, नीचे बचा बेटे 2H2O। ये संपूर्ण सेल अभिक्रिया है निरावेशन के समय। आप एक चीज का ध्यान और रख सकते हो सेल रिएक्शंस लिखते समय, कि जहां भी आयन होते हैं आयन के ब्रैकेट में आप एक्वस लिख सकते हो। ठीक है, आयन के ब्रैकेट में लिख सकते हो एक्वस, जैसे इसमें कहा आयन है, यहाँ तो कोई आयन नजर नहीं आ रहा, पर यहाँ मुझे आयन नहीं दिखाई दे रहा, तो मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ F सॉलिड। ये बात मैंने आपको पहले भी सिखाई कि जैसे आयन है तो आयन के ब्रैकेट में आप लिख सकते हो एक्वस, ये आयन नहीं है तो जहां भी आयन होता है वहां आप एक्वस लिख सकते हो, और जहां आयन नहीं है वहां सॉलिड लिख सकते हो, या फिर आप लिक्विड भी उस जगह लिख सकते हो जो खुद लिक्विड हो, जैसे H2O, H2O के साथ आप लिख सकते हो लिक्विड। ठीक है बच्चों, चलो अगली बात कर रहे, ये तो हो गया निरावेशन। अब हम बात करेंगे आवेशन की। जब आप उस इन्वर्टर के बैटरी को चार्ज कर रहे होंगे, आवेशन या फिर आप कह सकते हो चार्जिंग, तो जब आप उसे चार्ज कर रहे होंगे बेटे तो कौन कौन से रिएक्शन होंगे उसके अंदर। चार्ज करते समय एक बात का ध्यान रखना है कि जो एनोड है वो तो कैथोड बन जाएगा, और कैथोड क्या बन जाएगा बेटे, एनोड बन जाएगा, दोनों अपोजिट हो जाएंगे, जस्ट अपोजिट। तो जो मैंने पहले एनोड लिखा था मैं लिखूंगा कैथोड, बिल्कुल ध्यान से समझना है, सारी टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है,
तो जो एनोड था वो मैंने बना दिया कैथोड। जब चार्ज करोगे तो ये बनेगा कैथोड, वो बनेगा एनोड। और जब यूज करोगे तो नेगेटिव वाला एनोड है ही और पॉजिटिव वाला कैथोड है ही। तो कैथोड मैंने पहले एनोड लिखना चाहिए था, पर मैंने कैथोड इसलिए लिखा क्योंकि एनोड ही कैथोड बन चुका है एट द टाइम ऑफ चार्जिंग। अब देखो क्या होगा बेटे, रिएक्शन भी मैं बिल्कुल पलट के लिखूंगा। इसे तो लिखूंगा इधर और इसे लिखूंगा उधर। मैं लिखूंगा PbSO4। किसी बच्चे को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपको अपनी लाइफ को और पढ़ाई को एंजॉय करना चाहिए। यहाँ क्या लिखूं बेटे, यहाँ लिखूं Pb प्लस, और ये क्या है बेटे, SO4 डबल नेगेटिव। अब आ रहे हम किसके ऊपर, एनोड के ऊपर। जो पहले कैथोड था अब वो बन गया एनोड, समय समय की बात है। जो कभी राजा था वो अब रंक बन गया। इसे भी आप पलट के लिखोगे, PbSO4 लिखोगे इधर प्लस। और बेटे मैं बार बार एक बात कहता हूं आपको कि आप प्ले लिस्ट में जाकर ही अपनी पढ़ाई किया करें। यदि बेटे आप प्ले लिस्ट में जाके अपनी पढ़ाई करोगे तो आपके बहुत मजे आ जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी। और मैं अपनी तरफ से प्रयास करता हूं कि आपकी तैयारी ऐसी कराई जाए कि आप कंपटीशन को फोड़ दो। मेडिकल और इंजीनियरिंग वाले कंपटीशन को आप आसानी से फोड़ दो। इस हिसाब से तैयारी में कराने की कोशिश करता हूं। और यदि आप ईमानदारी से पढ़ोगे और अपने नोट्स बनाओगे और क्वेश्चंस भी लगाओगे सारे, तो बहुत अच्छा लगेगा। और शायद ऐसा हो जाए कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट ही केमिस्ट्री हो जाए। ठीक है बच्चों, क्या लिखूं यहाँ, एक PbSO4 ये है, एक ये है, ये लिख दिया 2 PbSO4। और बेटे फिर क्या लिखूंगा, क्या बचा, प्लस 2H2O इज इक्वल टू, फिर क्या लिखूं बताओ, इधर बताओ। Pb लिख दूं पहले, बस ये वाले उतार दूं सारे। Pb लिख दिया बेटे। तो आपको यदि अपना भविष्य अच्छा बनाना है तो बेटे पढ़ाई से अच्छा तरीका कोई भी नहीं है। यदि आपको बहुत अच्छा भविष्य अपना बनाना है और नाम भी कमाना है और पैसा भी बहुत सारा कमाना है, तो यू हैव टू स्टडी एंड वर्क हार्ड। देखो समझ में आई गया रिएक्शन, ये तो है निरावेशन और ये है आवेशन। ठीक है बच्चों, तो अच्छा, हमारे देश के प्यारे से बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लो बेटे, ले लिया, ठीक है। अच्छा देखो बेटे, एक बहुत अच्छी बात है, नोट ध्यान से समझेंगे, आपके काम आने वाली बात है। देखो क्या है, एक 12 वोल्ट की सीसा संचायक बैटरी में 6 गैल्वेनिक सेल लगे होते हैं। कितने गैल्वेनिक सेल होते हैं बेटे, 6, जिनमें से प्रत्येक सेल 2 वोल्ट का विभव उत्पन्न करता है। यानी कि आपको पता होना चाहिए, जो लेड स्टोरेज बैटरा या इन्वर्टर का बैटरा आपके घरों में लगा हुआ है, उसमें कम से कम 6 गैल्वेनिक सेल हैं। और हर एक सेल कितना वोल्टेज डेवलप करता है बेटे, 2 वोल्ट। तो 6 दूनी 12, जब भी तो 12 वोल्ट का बैटरा होता है वो। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। और हमारा तीसरा जो सेल है उसका नाम है ईंधन सेल या फ्यूल सेल। क्या नाम है बेटे, ईंधन सेल या फ्यूल सेल। तो ईंधन सेल या फ्यूल सेल का मतलब पता क्या है, इसका मतलब है, ध्यान से समझिए जरा, ऐसे गैल्वनी सेल, गैल्वनी कह दो या गैल्वनिक कह दो, एक ही बात है। मान लो आपके पास कोई इस प्रकार का गैल्वनिक सेल है जिसमें जिसमें क्या, जिनमें लिख दूं, जिनमें हाइड्रोजन, मीथेन या फिर और कोई गैस जलने वाली बताओ, CH3OS लिख लो, चलो ये भी तो जलता है, आदि। ये सारे क्या हैं बेटे, ईंधन ही तो हैं, ईंधन। आदि ईंधनों की, इन्हें जब आप जलाओगे, ईंधनों की दहन ऊर्जा को, ये लिखा मैंने, ईंधनों की दहन ऊर्जा को सीधे ही, मतलब ये जो ईंधन हैं इनकी दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में बदलेंगे हम। सीधे ही विद्युत ऊर्जा
में बदला जाता है। देखो ध्यान से पूरा वाक्य पढ़ के, क्या लिखा बेटे? मैंने लिखा कि ऐसे गैल्वेनिक सेल जिनमें हाइड्रोजन, मीथेन या मीथेनॉल आदि ईंधनों की दहन ऊर्जा को सीधे ही विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, कोमा ईंधन सेल कहलाते हैं। बताओ समझ में आई क्या बात? ये होते हैं ईंधन सेल। ठीक है बच्चों, इन्हें आप कहते हो ईंधन सेल, जिनमें ये जो ईंधन है इनकी दहन ऊर्जा यानी कि जलने से जो एनर्जी मिला उसे सीधा किसमें बदल दिया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी या विद्युत ऊर्जा में आपने बदल दिया। तो ऐसे सेल को हम क्या कहेंगे? ईंधन सेल। अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि ईंधन सेल में जो इलेक्ट्रोड होते हैं ना, आपको एक बात तो पता ही है कि एनोड और कैथोड तो लगाने ही पड़ेंगे। हर एक सेल का मुख्य हिस्सा है एनोड और कैथोड, जिन्हें आप कुल मिलाकर क्या कह सकते हो बेटे? कुल मिलाकर कह सकते हो इलेक्ट्रोड। तो इनमें जो इलेक्ट्रोड होते हैं ना, इनमें इलेक्ट्रोड ऐसे होते हैं कि छिद्रित तो होता है कार्बन, मैंने लिखा छिद्रित कार्बन में, मतलब कार्बन की छड़ें हैं और छिद्रित हैं, और उन छिद्रित छड़ों में प्लेटिनम या पैलेडियम धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातु के क्या होते हैं? ऑक्साइड। इस तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं बेटे इनमें, ईंधन सेल में। ध्यान रखियो, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि ईंधन सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड होते हैं वे किसके बनाए जाते हैं? आप कहोगे कि छिद्रित कार्बन में प्लेटिनम या पैलेडियम धातु के क्या होते हैं? ऑक्साइड। ठीक है बेटे। उसके बाद हमें बात करनी है, इलेक्ट्रोड के बाद हमें पता होना चाहिए कि जो ईंधन सेल होते हैं उनमें विद्युत अपघटय कौन से प्रयोग किए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि कौन कौन से विद्युत अपघटय प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है बेटे, NaOH व KOH, या तो NaOH यूज कर लो या फिर KOH, और इनके बेटे जलीय विलयन प्रयोग करने हैं हमें। क्या प्रयोग करने हैं बेटे? इनके जलीय विलयन, ये विद्युत अपघटय का काम करेंगे। और एक बहुत बढ़िया बात बताऊं आपको, स्टार बना दिया देखो मैंने। इनकी जो एफिशिएंसी होती है ना, एफिशिएंसी को आप हिंदी में कहते हो दक्षता, इनकी दक्षता 70% होती है, जो अब तक सबसे बेस्ट है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। जल्दी से अच्छा स्क्रीनशॉट लो आप, फिर मैं एक बढ़िया सा ईंधन सेल समझाऊंगा आपको। लियो बेटे स्क्रीनशॉट, ले लिया? ठीक है। देखो बेटे ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटे? ईंधन सेल का एक प्रकार है हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल, या इसे बेकॉन सेल भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे सब बच्चे, बेकॉन सेल, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम बेकॉन था। ठीक है बच्चों, और ये इसका संरचना है। इस संरचना को हम सीखते रहेंगे। हम अपने उसी क्रम में स्टार्ट कर रहे बेटे, बिल्कुल जैसे मैंने आपको सिखाया था। सबसे पहले ये ईंधन सेल है, तो इसमें एक चीज ध्यान रख लो आपकी, ईंधन कौन सा यूज होता है। इसमें ईंधन आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर से तो जा रहा हाइड्रोजन और उधर से कौन सा गैस जा रहा बेटे? ऑक्सीजन। तो इसमें ईंधन होता है हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस। ये दो गैसेस आप यूज करते हो ईंधन के रूप में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल में। अब बेटे दूसरी बात हम करते हैं इलेक्ट्रोड की, कि इसमें इलेक्ट्रोड कौन से यूज होते हैं। इसमें बेटे दोनों इलेक्ट्रोड एक जैसे होते हैं, ये लगा हुआ आपका एनोड और ये लगा हुआ आपका कैथोड। और मैंने आपको सिखाया था कि इलेक्ट्रोड होते हैं कि जो छिद्रित कार्बन होगा, कार्बन में या तो होगी प्लेटिनम, और प्लेटिनम नहीं है तो पैलेडियम। इनके ऑक्साइड भी भर सकते हो आप, कार्बन में प्लेटिनम या पैलेडियम के ऑक्साइड भी भर सकते हो। लिख दूं मैं के ऑक्साइड, या खाली इन धातुओं को यूज कर लो, आपकी मर्जी है। ये हमारे पास हुआ इलेक्ट्रोड। इसमें कैथोड भी ऐसा ही होगा बेटे, और एनोड भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आई बात कि इसमें विद्युत अपघटय कौन सा यूज करेंगे हम। विद्युत अपघटय, विद्युत अपघटय बेटे इसमें जो यूज होता है वो होता है कंसंट्रेट KOH। देखो यहां पर रखा कंसंट्रेट KOH, तो मैं लिखूंगा सांद्र
KOH का जलीय विलयन यूज होता है एज एन इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघटक की तरह। अच्छा, कुछ बातें और हैं जो इसमें सीखनी है आपको। आपको एक बात ये सीखनी बेटे कि इस सेल का जो टेम्परेचर होता है ना, देखो ये कितना लिख रखा मैंने, 200 डिग्री सी। तो आपको ध्यान रखना है कि इस सेल का ताप होता है 200 डिग्री सी, यानी कि विद्युत अपघटन जहां भरा हुआ है वहां टेम्परेचर कितना होगा, 200 डिग्री सी होगा। और बेटे एक सीखना है आपको दाब या प्रेशर, कि दाब कितना होता है। दाब इसका होता है जो इस पे लग रहा है बेटे, 20 से 40 एटीएम। ठीक है, 20 वायुमंडलीय दाब से 40 वायुमंडलीय दाब। और एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है, विशेष रूप से बेटे ये ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन जो प्रवेश करेगी वो तो एनोड की तरफ से प्रवेश करेगी, मैंने लिखा हाइड्रोजन एनोड से, तथा देखो चित्र में देख लो आप, ऑक्सीजन कहां से प्रवेश करेगी बेटे, ऑक्सीजन प्रवेश करेगी कैथोड से, या कैथोड की ओर से ऐसे भी लिख सकते हो। हाइड्रोजन जहां एंट्री मार रही वहां एनोड ही तो लगा हुआ, और ऑक्सीजन बेटे जहां एंट्री मार रही वहां क्या लगा हुआ, कैथोड। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है बच्चों, चलो अभिक्रियाएं देख रहे हैं, मैंने लिखा यहाँ अभिक्रियाएं, कौन कौन से रिएक्शंस होंगे उनके बारे में बात कर रहे चलो, क्योंकि अभिक्रियाएं बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं पेपर में, बहुत ज्यादा। ठीक है बच्चों, चलो देख रहे, बताओ सबसे पहले किसका रिएक्शन लिखूंगा मैं सबसे पहले लिखूंगा बेटे एनोड का रिएक्शन। आपको पता है कि हम एनोड का रिएक्शन लिखेंगे, फिर कैथोड का लिखेंगे, और फिर उसका टोटल मारेंगे। तो एनोड पे बताओ कौन सी गैस जा रही, हाइड्रोजन गैस जा रही ना बेटे, 2H2 प्लस 4OH नेगेटिव, 4OH नेगेटिव। आपको पता चल गए होंगे कि कहां से मिले होंगे हमें, आपको पता है कि विद्युत अपघटक क्या है, KOH। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 4H2O, 4 जल के अणु बनेंगे, और बेटे साथ में जो है 4 इलेक्ट्रॉन भी निकलेंगे, क्योंकि एनोड है तो इलेक्ट्रॉन का निकलना, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ही, बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का निकलना ही होता है ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन। अब आ जाओ बेटे कैथोड पर, कि कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा। बेटे कैथोड पर कौन सी गैस आ रही बताओ, ऑक्सीजन गैस आ रही, और ऑक्सीजन गैस क्या करेगी बेटे, जल के साथ रिएक्शन करेगी, क्योंकि जल यहाँ बना है, पहले रिएक्शन में क्या बना है, जल, और यहाँ अपचयन होगा, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की भी यहाँ जरूरत है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्रिया को ही तो कहते हैं अपचयन या रिडक्शन। और बेटे कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है, 4OH नेगेटिव। ये दो रिएक्शंस हुई। यदि आप कुल सेल अभिक्रिया निकाल लोगे कि कुल सेल अभिक्रिया क्या है, तो कुल सेल अभिक्रिया में जब दोनों को जोड़ोगे, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट गए, और तो बेटे 2 तो जल के अणु इधर हैं बेटे 4, तो यहाँ कितने बचेंगे, 2 लिख दूं, 2 बचेंगे ना घटा के। अब जो आपके पास बचा है, देख लो क्या क्या बचा, OH भी तो कट गया, ये भी इससे कट जाएगा। अब बताओ क्या बचा, एक तो बचा आपके पास 2H2, एक बचा बेटे O2, और बना क्या उधर, कितने बचे जल के अणु, 2 जल के अणु बचे। ये रिएक्शन है आपकी। आप चाहो तो लिख सकते हो कि ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये लिक्विड है। जो जिस अवस्था में, उस अवस्था को आप मेंशन कर सकते हो किसी भी रिएक्शन में। ठीक है बच्चों, जैसा मैंने पहले सिखाया था आपको कि यदि कहीं आपको आयन नजर आता है तो वहां ब्रैकेट में एक्वस लिख देना चाहिए यदि आपका मन है, और यदि कोई सॉलिड है तो S लिख देना चाहिए, लिक्विड है तो L लिख देना चाहिए, और गैस है तो G लिख देना चाहिए। अच्छा, एक बढ़िया बात बताऊं आपको, बहुत, इसका जो बेटे वोल्टेज होता है ना, वोल्टेज कह दो या फिर हिंदी में कहते हैं विभव, इसका वोल्टेज आपको ध्यान रखना है, इसका वोल्टेज होता है 1 वोल्ट। ठीक है, 1.0 लिखा मैंने, कभी 10 वोल्ट समझ लो इसे बेटे। और एक बहुत बढ़िया बात इसमें और है कि इस सेल को यूज करने में क्या होता है, सेल यूज करते रहो और पानी भी आपको मिलता रहेगा, देखो पानी निकल रहा। तो यदि आप कहीं अंतरिक्ष यात्रा पे जाते हो तो ये सेल बहुत काम का है। और इसमें जो आपको जल प्राप्त होता है ना,
प्राप्त जल जो है आपका, उसका ताप बेटे 100 डिग्री सी होता है। ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है कि जो ईंधन सेल है, ईंधन सेल से प्राप्त होने वाले जल का टेम्परेचर या ताप कितना होता है। अब आई अगली बात, एक बहुत बढ़िया बात मैं आपको बताऊंगा कि आपने अंतरिक्ष प्रोग्राम था एक अपोलो, नाम सुना होगा आपने अपोलो का, और एक था जेमिनी करके प्रोग्राम था। ये दो प्रोग्राम थे, अपोलो और जेमिनी। अपोलो और जेमिनी जो अंतरिक्ष कार्यक्रम हुए थे ना बेटे, यानी अंतरिक्ष में गए थे अंतरिक्ष यात्री, उनमें जो सेल का प्रयोग हुआ था ना एनर्जी के लिए, वो इसी सेल का प्रयोग हुआ था। ठीक है, इसी तरह के सेल वैज्ञानिक लेके गए थे वहां पे अंतरिक्ष में। ठीक है बच्चों, ये बहुत काम की चीज है आपके लिए, जो आपको अच्छी लगेगी। इससे पता क्या फायदा हुआ था, इससे यह फायदा हुआ था कि उन्हें जल की आपूर्ति भी हो रही थी। जितना सेल भी यूज कर रहे थे उतना पानी भी तो उन्हें मिल रहा था, और ये सेल कभी भी डेड नहीं होता है। जब तक आप ईंधन दोगे तब तक काम करेगा, बहुत काम की चीज है। और भविष्य यही है, आने वाले टाइम में इसी तरह के सेल हमें देखने को मिलेंगे पूरे संसार में। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, आप लियो बच्चों स्क्रीनशॉट, ले लिया बेटे? ठीक है, तो बच्चों अब हम क्या सीखेंगे, अब हम सीखेंगे ईंधन सेलों के क्या लाभ हैं। ठीक है बच्चों, देखो जरा ध्यान से। ईंधन सेलों के लाभ में सबसे पहले तो आपको सीखना है, नंबर एक, ये प्रदूषण मुक्त होते हैं, अर्थात ईंधन सेल को यूज करने से किसी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता है, ये बहुत अच्छी बात है। नंबर दो, गैसों की लगातार आपूर्ति के कारण कभी मृत नहीं होते हैं। जब तक आप गैस यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन या ईंधन गैसों की सप्लाई करते रहोगे तब तक ये कभी भी डेड नहीं होंगे, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। नंबर तीन, 70 डिग्री सी से 140 डिग्री सी पर कार्य करते हैं, मतलब बहुत लो टेम्परेचर और बहुत हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं है इन्हें चलाने के लिए। उसके बाद बेटे नंबर चार, दक्षता 70% होती है, इनकी जो एफिशिएंसी है वो 70% है, जो अब तक बनाए गए सभी सेलों में बेटे सबसे अच्छी है। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो ईंधन सेलों की सीमाएं, कि इनकी लिमिटेशंस क्या हैं, कब ये काम नहीं करेंगे, या क्या चीज इनमें ऐसी है जो अच्छी नहीं है। नंबर एक, विद्युत अपघटनों के प्रयोग के कारण जंग लगने का खतरा। इनमें विद्युत अपघटन जो यूज होते हैं NaOH KOH, वे धातु को खत्म कर सकते हैं, ये थोड़ा सा इसमें एक डीमेरिट है। नंबर दो, गैसीय ईंधन द्रव विद्युत अपघटन तथा ठोस उत्प्रेरक के बीच संबंध बनाना कठिन है, कि ईंधन तो है गैस और विद्युत अपघटन है द्रव, और उत्प्रेरक जो हम यूज कर रहे हैं प्लेटिनम और पैलेडियम, वो क्या है बेटे, ठोस हैं। तो ठोस द्रव और गैस तीनों को संबंध तीनों के बीच बनाना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है। उसके बाद नंबर तीन, प्लेटिनम व पैलेडियम उत्प्रेरक बहुत महंगा होता है, ये तो सीधी बात है भाई, प्लेटिनम धातु और पैलेडियम ये दोनों धातु तो बेटे बहुत महंगी है, तो ये भी एक सीमा या लिमिटेशन या डीमेरिट है ईंधन सेल की। और बेटे नंबर चार पे है, निम्न ताप व उच्च दाब पर गैसीय ईंधनों का रख रखाव कठिन कार्य है। लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर, जैसा कि आपने देखा था उसमें कि 200 डिग्री सी टेम्परेचर था और दाब था बहुत ज्यादा 20 से 40 ATM, उस इतने ताप और दाब पर गैस को रखना थोड़ा सा मुश्किल काम है मेंटेन रखना। अब कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के और प्रीवियस बोर्ड एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस हैं, एक नजर उन पर डाल रहे, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, चार्जिंग के दौरान प्रयुक्त पदार्थों का विशेष उल्लेख करते हुए लेड संचायक सेल की चार्जिंग क्रियाविधि का वर्णन रासायनिक अभिक्रिया की सहायता से कीजिए। तो आपको सीसा संचायक सेल की समीकरण लिखनी है, मैंने आपको बता दिया, और इन्होंने साफ लिखा है चार्जिंग क्रियाविधि। चार्जिंग का मतलब आवेशन वाली लिखनी है, निरावेशन वाली बिल्कुल नहीं लिखनी है। बताओ ये कराया है नहीं कराया मैंने? मैंने इसमें उत्तर में लिखा है सीसा संचायक सेल के आवेशन की
समीकरण लिखनी है। चार्जिंग वाली लिखनी है, आवेशन वाली लिखनी है, निरावेशन वाली बिल्कुल नहीं लिखनी है। जो उत्तर मैंने लिखा है यही उत्तर लिखकर नहीं आना है एग्जाम में, ध्यान रखियो, कभी इसी उत्तर को ठोक दो वहां। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन देखो। हाइड्रोजन को छोड़कर ईंधन सेलों में प्रयुक्त किए जा सकने वाले दो अन्य पदार्थ सुझाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब मैंने ईंधन सेल हेडिंग बताई थी तभी एक्सप्लेन कर दिया था। तो बेटे हाइड्रोजन को छोड़कर आप मीथेन और मेथेनॉल यूज कर सकते हो। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखो जरा, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, नर्स्ट के इलेक्ट्रोड विभव का समीकरण लिखिए और उसमें दिए गए संकेतों को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में करा दिया था, आप देख सकते हो इसे मैं दोबारा एक्सप्लेन बेटे यहाँ नहीं करूंगा, आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझा रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, साम्य स्थिरांक केसी का मान ई नॉट सेल से संबंधित है या नहीं। ये भी क्वेश्चन कराया था, नहीं, क्योंकि साम्य अवस्था पर ई नॉट सेल 0 होता है, इसलिए केसी और ई नॉट सेल में कोई संबंध नहीं है यदि में साम्य अवस्था में है आपकी अभिक्रिया या सेल की अभिक्रिया। पांचवा क्वेश्चन, क्या सेल अभिक्रियाओं के लिए ई नॉट सेल अथवा डेल्टा आरजी नॉट शून्य हो सकते हैं। उत्तर ये भी मैंने आपको कराया था बेटे, नहीं, अन्यथा अभिक्रिया संभव नहीं होगी। छठा क्वेश्चन देखो, किन दशाओं में ई नॉट सेल बराबर 0 अथवा डेल्टा आरजी नॉट बराबर 0 होता है। डेल्टा जी से बच्चे घबराते हैं, क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा है और कुछ नहीं है। उत्तर, सेल में रासायनिक साम्य अवस्था स्थापित होने पर ये दोनों क्या हो जाते हैं, 0। सातवां क्वेश्चन देखियो बेटे, यदि शुष्क सेल को लंबे समय तक प्रयोग न करें तो सेल खराब हो सकता है, क्यों, कारण भी बताना। शुष्क सेल में प्रयुक्त अमोनियम क्लोराइड अम्लीय प्रकृति का होता है जो जिंक के आवरण को नष्ट कर देता है, अतः सेल कार्य नहीं करता है। यदि आप उसे रख के रखोगे, यूज नहीं करोगे, खराब हो जाएगा, आपने देखा भी होगा। आठवां क्वेश्चन देखो, शुष्क सेल की अपेक्षा मरकरी सेल का विभव इसके संपूर्ण उपयोगी जीवन में नियत क्यों होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उत्तर देखो, मरकरी सेल की कुल सेल अभिक्रिया में आयन भाग नहीं लेते हैं। बताओ समझाया था क्या मैंने। अतः इसका सेल विभव नियत रहता है। इसका दूसरा कारण सेल में प्रयुक्त KOH की सांद्रता स्थिर रहना भी है। ये दोनों कारण बताए थे बेटे, KOH का कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए इसका वोल्टेज रहेगा कांस्टेंट। और 9वां क्वेश्चन देखो बेटे, जब लेड संचायक बैटरी निरावेशित हो जाती है तो विद्युत अपघटय के घनत्व में क्या परिवर्तन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब आपका लेड स्टोरेज बैटरी माने सीसा संचायक सेल डिस्चार्ज हो जाएगा तो उसका जो विद्युत अपघटय है उसके डेंसिटी घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा, घटेगा। एक बात ध्यान रखियो आप, क्या होगा बेटे, घट जाएगा। उत्तर देखो, Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4 इज इक्वल टू 2PbSO4 प्लस 2H2O, क्योंकि निरावेशन की क्रिया में जल बनता है तथा H2SO4 की खपत होती है। H2SO4 तो उसका कंसंट्रेशन तो डिक्रीज हो रहा, अतः विद्युत अपघटय का घनत्व घटता है, क्योंकि उसकी सांद्रता घट रही तो बेटे घनत्व भी उसका क्या होगा, घटेगा। 10वां क्वेश्चन, किसी व्यापारिक सेल का वर्णन कीजिए। ये आप कर लियो अपने आप, मैंने बता दिए ये सारे व्यापारिक सेल थे। 11वां द्वितीयक सेल क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। और बेटे 12वां क्वेश्चन है, डेनियल सेल में सेल अभिक्रिया के लिए नर्स्ट समीकरण लिखिए। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में करा दिया था। और 13वां क्वेश्चन है, प्राथमिक तथा द्वितीयक बैटरियों की अपेक्षा ईंधन सेल के गुण बताइए। बताओ, ईंधन सेल के गुण मैंने आपको करा दिए क्या, यूं बताओ, कराए ना बेटे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आज की पढ़ाई आई होगी और अच्छे ढंग से आई होगी, जिससे आप एग्जाम में और कंपटीशन में अच्छी तरीके से फाइट करोगे और एग्जाम और कंपटीशन दोनों को फोड़ दोगे। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।